प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करने वाले हैं। हम क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक जो पोटेंशियल के बारे में उसकी डेफिनेशन होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो उसका बेसिक होता है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में। ये आज इसका सेकंड वीडियो है सेकंड चैप्टर का, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम सेकंड टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कुछ नहीं, बस किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने में जो वर्क करना पड़ता है, पर यूनिट चार्ज जो वर्क किया जाता है उसे ही पोटेंशियल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी से रिलेटेड था। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर, जो पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, उस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ उस पॉइंट पर काम करेगी, उस पॉइंट पर हम जो है इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज बना लेते हैं, जो अपने लिए सोर्स चार्ज भी होगा। एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को हमने बना लिया, और सपोज दैट कि ये जो पॉइंट चार्ज है वो प्लस क्यू का है। यहाँ से एक पॉइंट कुछ डिस्टेंस पर, मान लिया कि हमने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है, पॉइंट पी। यहीं पर हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, उसके लिए फार्मूला यहाँ पर डिराइव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पर दो पॉइंट अपनी मर्जी से लेते हैं, और वो पॉइंट हम यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लेते हैं। ये अपनी मर्जी से हमने दो पॉइंट लिया, ए और बी, और ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी सी है, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स सपोज कर लेते हैं, डी एक्स इतनी डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट ए से बी तक किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो है फाइनली उसको इंटीग्रेट करके, और उसको जो है यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर के और इस पॉइंट पी तक लेकर के आने में जो काम करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। आखिर क्या है कि इसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही तो होता है कि अगर उस पॉइंट पर हम कोई एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से लेकर के उस पॉइंट तक लेकर के आते हैं, तो जो काम हमें करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वही अपना पोटेंशियल होता है। तो क्या करते हैं भाई, एक इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे, और फिर पॉइंट पी पर लेकर के आएंगे, जो काम हमें करना पड़ेगा वही अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उसके लिए हमने क्या किया, दो पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिए, ए और बी, और यहाँ क्या कर रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, छोटी सी डिस्टेंस है, डी एक्स है, और इस पॉइंट ए पर हमने इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यू नॉट को यहाँ से ए पॉइंट से बी तक लेकर के आएंगे। क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी तक लेकर के आएंगे। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सिर्फ जो है डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक छोटी सी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसे, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम वर्क निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमको। फिर बाद में उसको क्या करेंगे कि उसको इन्फिनिटी से लेकर के और फिर आर तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो P है वो इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, इस जो एक्सप्रेशन आएगा हमारा dx लेकर के जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेकर के R तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब हमें वर्क निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपना वर्क डन होता है। वर्क डन भले स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट होता है, इस वजह से वेक्टर स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी अपना वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखा जाए, ये जो पॉइंट ए है इस पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, टेस्ट चार्ज जो रखा है वो पॉजिटिव नेचर का है। इस टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस यहाँ पर बाहर की तरफ, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, ये फोर्स लगेगा यहाँ बाहर की तरफ, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस क्यू नॉट चार्ज को डिस्प्लेस करना है। डी एक्स एक छोटी सी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेस करना है। इसको क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा।
ठीक है, इस फोर्स को काउंटर करना पड़ेगा, जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसको काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम जो है इसको dx डिस्टेंस डिस्प्लेस कर पाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो सोर्स चार्ज है इस Q नॉट पर रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है, इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ वर्क डन निकालेंगे, इस वर्क डन को हम dw कहेंगे, और क्या होगा भैया, जो फोर्स है उसे लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसे लिखेंगे। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखेंगे। अब देखा जाए ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है ये मायने रखेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं इनटू कॉस थीटा भी लिखते हैं। जो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, देखा जाए डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर है राइट से लेफ्ट में, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट टू राइट लग रहा है। इस पर रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई कि हम जो है इस पर फोर्स लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में तो लगा रहे हैं, जैसे हमने क्या किया कि अगर हमने Q नॉट को इस A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर के जाना है तो हम इस पर फोर्स लगाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, तो भाई इसके बीच का एंगल 0 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम फोर्स लगाएंगे वो कैसे पता चलेगा कि इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है हमको, और अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि पूरी डेफिनेशन को गड़बड़ कर देगा। ठीक है, पूरा जो पूरा अजम्पशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये जो हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही लगाना है जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इस वजह से हम इस रिपल्सिव फोर्स को कंसिडरेशन में लेंगे, ना कि उस फोर्स को जो हम इस पर लगा रहे हैं काम करने के लिए। इतना डिस्टेंस जो है A से B तक की डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस जो dx है उसको उतना डिस्प्लेस करने के लिए। तो फोर्स F जो रिपल्सिव फोर्स है वो यहाँ काम पे आएगा, और फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों के बीच में। इसको सॉल्व करेंगे तो F लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, और dx जो होगा वो लिखेंगे, और उसके बाद cos और जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो लिखा जाएगा। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ये -1 आता है। तो फाइनली -F dx ये dw की वैल्यू हो गई, जो वर्क डन किया जा रहा है इस छोटे से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, छोटा सा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेस करने के लिए dw इतना हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, यहीं पर हम क्या करेंगे कि जो फोर्स अपना F है उसको पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म नहीं लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। क्या होगा भाई, अगर ये अपना पॉइंट A पर, एट पॉइंट A पर कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स लगेगा इस Q नॉट पर, वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q लिखेंगे ये जो अपना सोर्स चार्ज है, Q नॉट लिखेंगे जो टेस्ट चार्ज है, कितनी डिस्टेंस दिखाई दे रही है, सपोज दैट ये भी हमें सपोज करना था कि जो यहाँ से इस टेस्ट चार्ज से इसको O सपोज कर लेते कि O से, और ये A की डिस्टेंस जो है वो x रही। ठीक है, ये पहले हमें सपोज करना था कि A तक की डिस्टेंस कितनी है, ये x है, O से A तक की डिस्टेंस कितनी है, ये x है। ठीक है, इस चीज़ को हमें पहले से कैलकुलेट करना था, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है, ये थोड़ा सा लैप्स हो गया है। ठीक है, x डिस्टेंस पर ये पॉइंट A है, तो अगर x डिस्टेंस पर पॉइंट A है वहीं पर टेस्ट चार्ज रखा गया है, तो इस टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स, जो फोर्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान में क्या होगा, जो डिस्टेंस है x का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अभी यूज़ करने वाले हैं। जो फोर्स दिखाई दे रहा है यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद Q है, Q नॉट है, अपॉन में x स्क्वायर है, और फिर dx भी है। क्लियर है, ये जो Q और Q नॉट है ये तो फिक्स है, इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, -Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 1/x है, x स्क्वायर, और ये जो dx है, क्योंकि dx दिखाई दे रहा है तो हम इसको जो है x स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ इसके साथ कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, अब जो है हमें इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इधर w हो जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो tw को, और इधर क्या करना है, इतने पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। ध्यान ये देना है कि हमें जो है अब जो dx है, dx को देखेंगे, dx अपना इतना है, अगर ये dx इन्फिनिटी से लेकर के r तक हो जाए, मतलब हम इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को Q नॉट को लेकर के आ रहे हैं पॉइंट P तक, तो पहले डिस्टेंस होगी इन्फिनिटी, और फिर जब पॉइंट P तक लेकर के आएंगे तो O से उसकी डिस्टेंस कितनी r, मतलब हमें इस इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी से लेकर के स्मॉल r तक इंटीग्रेट करना है इसको।
तो ऐसे इसको इंटीग्रेट कर देंगे और क्या होगा माइनस क्यू नॉट अपॉन में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। और उसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x⁻⁻² और dx आएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से लेकर के r तक, अभी लिमिट तो रखना नहीं, पहले इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे जब, ये वैल्यू तो फिक्स है, इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू है उसमें 1 जोड़ेंगे और जितना आएगा ये पावर में इसके उतने से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये इसको 1 जोड़ेंगे यहाँ पे तो -1 आएगा, मतलब ये जो माइनस क्यू नॉट आया है ये तो है ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा x⁻⁻1, और इसी -1 से हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे, और लिमिट अपनी जो रहेगी उसे हम ऐसे लिख लेंगे इन्फिनिटी से लेकर के r तक। ठीक है, r अपना अपर लिमिट है और इन्फिनिटी लोअर लिमिट है। ठीक है, यहाँ भी माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ भी माइनस है, तो इन दोनों को मिला करके प्लस कर लेते हैं। और यहाँ पर आएगा क्या क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट को रखते हैं यहाँ पर, पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट जब रखेंगे इसमें ये वैल्यू एक्चुअल में हो क्या जाएगा, ये जो वैल्यू होगी वो 1/x होगी। तो एक बार और लिख लेते हैं इन्फिनिटी से लेकर के r तक। अब उसके बाद वैल्यू रखते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/r हो गया, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1/∞ लिखेंगे, और हमें पता कि 1/∞ कितना होता है 0 होता है। ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 1/r से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई है W की, जो वर्क की वैल्यू आई है वो क्या आई है क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद 1/r है। ठीक है, चाहे तो हम इसको क्यू नॉट को इधर कर लेते हैं ताकि बिल्कुल जो कूलम्स लॉ की तरह से फार्मूला दिखाई दे हमारे पास, क्यू और क्यू नॉट इतना हुआ, ये वर्क डन आ गया। इसको इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब देखें हमें पोटेंशियल चाहिए इस पॉइंट P का। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जो उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर के आने में जो काम करना पड़ रहा है, वो भी पर यूनिट चार्ज जो काम करना पड़ रहा है उसी को कहते हैं पोटेंशियल। तो अपना जो V होगा वो क्या होगा, अपना जो W है, ठीक है, इसी में टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यू आएगी पर यूनिट चार्ज की, और फिर क्या करेंगे इसी में हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। इस वैल्यू में क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट है अपॉन में r है। जब हम इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद q होगा और यहाँ पर r होगा। ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। तो स्टैटिक पोटेंशियल कहें चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें जो है, ये जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। देखा जाए ये जो अपना पोटेंशियल है, पोटेंशियल ये बिल्कुल जो है क्या है r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये अपना जो v है, समझ में आ गया कि v जो है r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इधर वैल्यू r लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, इधर v लिखेंगे, और ये ओरिजिन है। जैसे जैसे ये क्या दिखाई दे रहा है कि जो पोटेंशियल है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिलता है, ऐसे वैल्यू ऐसे मिलती है। और ये जो v है वो 1/r यहाँ दिखा देंगे, इस प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब v जो है r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। बोलो वीडियो क्या करना है, और चैनल को बच्चों, ये जो v इस प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट चार्ज है बिल्कुल जैसे फील्ड है उसी तरीके से होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जो पोटेंशियल है v की बात कर रहे हैं, v क्या है, यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो फील्ड और फोर्स हुआ करता था वो वेक्टर क्वांटिटी करता था। ठीक है, इससे ये क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा। मतलब क्या कि अगर एक पॉइंट चार्ज हमने कहीं पर रखा है और सपोज दैट कि वो हमने जो है स्फीयर के सेंटर पर रखा है, एक स्फीयर बनाया, स्फीयर के सेंटर पर इस पॉइंट O पर हमने क्या किया है, एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है। इसकी वजह से फील्ड होगी,
जो रेडियली आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ, तो फील्ड की बात यहाँ नहीं करना है। यहाँ हमें क्या बात करना है कि भाई यहाँ पर जो अपना पोटेंशियल है वो क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा ये पता करना है। तो देखें जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ आर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, आर पर डिपेंड करेगा, सिर्फ आर पर डिपेंड करेगा। क्या डिस्टेंस है उस पॉइंट चार्ज से, उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करे। सपोज दैट हमारे पास 2-3 पॉइंट हम ले लेते हैं, ये अपना सेंटर है, बाकी क्या है, एक पॉइंट अगर हमने ए यहाँ पर ले लिया है, एक पॉइंट हमने बी यहाँ पर ले लिया है, एक अलग पॉइंट हमने सी यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब देखा जाए कि अगर हमने पूछा जाए कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो देखा जाए अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। जो वी है, वी जो है सिर्फ आर पर डिपेंड करता है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो वी है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर हमें क्या करना है, इस पॉइंट बी पर किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आना है, तो जो काम करना पड़ेगा हमें पर यूनिट चार्ज, यानी जो पोटेंशियल होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट है, यहाँ से लेकर के आ रहे हैं और यहाँ बी पॉइंट तक लेकर के आए, चाहे हम ऐसे घुमा करके लेकर के आएँ फिर बी पॉइंट तक लेकर के आएँ, चाहे ऐसे घुमा करके लेके आएँ और फिर बी पॉइंट तक आएँ। अगर हम बी पॉइंट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा, जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों इस सीरीज़ में हम क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट किए, जिसमें सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और इसमें आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है किसी पॉइंट पर, और जिसकी वैल्यू आई है 1/4πε0 Q/r। ये वैल्यू बिल्कुल सिर्फ आर पर डिपेंड करती है। हमें ये देखना नहीं होता कि किस रास्ते से हम उस पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। और ये जो सरफेस पर ए और सी दो पॉइंट है, और ये जो बी पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है किसी अलग पॉइंट पर। तो अगर हमने यहाँ पर एक अलग स्फीयर बना दिया तो इसके लिए आर डैश डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा तो अलग पोटेंशियल होगा इसका, लेकिन ए और सी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो इस वजह से बी से ए लेकर के जा रहे हैं किसी टेस्ट चार्ज को, या बी से सी लेकर के आ रहे हैं, तो बराबर काम करना पड़ेगा हमें। इस वजह से यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होगा, वी ए बराबर वी सी होगा। तो हमें देखें रास्ते पर, उसकी राह पर डिपेंड नहीं कर रहा। वैसे ए और बी के बीच की डिस्टेंस थोड़ा कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। किस पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो पॉइंट चार्ज है, वहाँ से जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं जहाँ हमें पोटेंशियल निकालना है, वो पॉइंट कितनी दूरी पर है। अगर बराबर दूरी पर है, वर्क डन जब डिपेंड नहीं करेगा उस पाथ पर, उस रास्ते पर, तो पोटेंशियल भी डिपेंड नहीं करेगा, वो भी सिर्फ आर पर डिपेंड करेगा। और हमने बताया कि भाई ये जो वी है पोटेंशियल, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। भले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी अपना वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था, उसमें डायरेक्शन हुआ करती थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायरेक्शन हुआ करती थी। तो ये था आज का पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इसमें हमने क्या किया कि पूरा डेरिवेशन जो देखा है, पूरा फार्मूला देखा है, v = 1/4πε0 Q/r के फॉर्म में। और हमने ये भी देखा कि भाई जो v है पोटेंशियल, वो सिर्फ r पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन से हम उस टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं उस पॉइंट पर, इस पर डिपेंड नहीं करता है। आई होप कि आप सबको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी क्या है कि भाई देखा जाए यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन हुआ करती थी, पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंस है उसे याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही छोटी छोटी डिफरेंस जो है हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम जो है न्यूमेरिकल को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे और फिर आंसर तक पहुँच पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे डाउट्स हैं उसको क्लियर करना, तो अगर डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।